कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो एक क्वारंटीन जोन की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वहां मौजूद हैजमेट सूट्स पहने हुए पर्सोनल उस ट्रक को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वहां खड़ा एक गार्ड उसको बताता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा लीक हो गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर ये सुनकर आगे निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसका फोन बजने लगता है। फोन उठाते वक्त ड्राइवर का ध्यान भटकता है और उसकी ट्रक किसी चीज से टकरा जाती है। वो फौरन ब्रेक लगाता है और बाहर निकलकर देखता है तो जमीन पर एक हिरन डियर पड़ा होता है। ड्राइवर चेक करता है कि उसकी ट्रक को कोई स्क्रैच तो नहीं आया। जब उसको ट्रक बिल्कुल ठीक मिलती है तो वो उस मुर्दा हिरन को वहीं सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी जो होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। वो मुर्दा हिरन अचानक झटके खाकर जिंदा हो जाता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल हिरन नहीं था, बल्कि उसकी आंखें सफेद थीं और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है हम सियोक-वू नाम के एक इंसान पर। सियोक-वू कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही स्मार्ट और एम्बिशियस स्टॉक ब्रोकर था। वो अपने ऑफिस में बैठा अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा होता है और किसी कंपनी के स्टॉक्स बेचने की डील फाइनल कर रहा होता है। बात करते करते वो अपने कंप्यूटर पर न्यूज साइट्स स्क्रॉल कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी खबर पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक रिजर्वॉयर में हजारों मछलियां फिश मिस्टीरियसली मर चुकी हैं। सियोक-वू बहुत ही शार्प माइंड का मालिक था। वो फौरन समझ जाता है कि जब मछलियां इतनी बड़ी तादाद में मर रही हैं तो इसमें जरूर कोई बड़ी बात है। तभी उसका असिस्टेंट ऑफिस में एंटर होता है। सियोक-वू बिना कोई वक्त जाया किए उसको फौरन ऑन ऑर्डर देता है कि उस कंपनी के सारे स्टॉक्स को फौरन बेच दो, क्योंकि उसको पहले ही अंदाजा हो चुका था कि आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है और उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सियोक-वू अपनी कार पार्क करता है और फोन पर अपनी एक्स वाइफ से बहुत सख्त बहस कर रहा होता है। बात उनकी बेटी सुअन की हो रही होती है। सुअन का अगले दिन बर्थडे है और वो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है, लेकिन सियोक-वू जो अपने काम में इतना मसरूफ और सेल्फिश हो चुका है, वो अपनी बेटी को अकेली ट्रेन में भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। घर पहुंचता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है। वो सीधा सुअन के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुअन फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है और कह रही है कि वो अकेली ट्रेन से बुसान आ जाएगी। जैसे ही सुअन अपने बाप को कमरे में देखती है वो फौरन फोन काट देती है। सियोक-वू उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि बस एक हफ्ता इंतजार कर लो, जब मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें बुसान छोड़ कर आऊंगा। फिर वो सुअन को उसका बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे देता है। सुअन खुशी खुशी पैकेट खोल कर देखती है तो पता चलता है कि ये वही चीज है जो उसने पिछली बार भी उसको दी थी। सियोक-वू पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। सुअन उदास लहजे में कहती है कि मुझे बस अपनी माँ से मिलना है, और फिर वो मासूमियत से कहती है कि कोई बात नहीं पापा, मैं अकेली चली जाऊंगी ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। ये सुनकर सियोक-वू को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो अपने काम की टेंशन में होता है। रात को सियोक-वू और उसकी माँ सुअन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि जब तुम बुसान जाओ तो अपनी एक्स वाइफ से दिल की बात कर लेना। सियोक-वू बहाना बनाता है कि माँ, मेरे काम का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो उसकी माँ उससे बहुत प्यार से लेकिन एक गहरी बात कहती है, बेटा काम का वक्त तो हमेशा क्रूशियल रहता है, लेकिन सुअन की जिंदगी का ये वक्त बहुत क्रूशियल है। वो बड़ी हो रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और अपने साथ एक कैमरा छोड़ जाती है। उस कैमरे में सुअन की स्कूल परफॉर्मेंस की वीडियो होती है जिसमें सियोक-वू शामिल नहीं हो सका था। सियोक-वू वो वीडियो प्ले करता है। वीडियो में वो देखता है कि सुअन स्टेज पर गाना गा रही है, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही होती है कि शायद उसका पापा आ जाए। लेकिन जब वो नहीं आता तो सुअन का चेहरा उतर जाता है और वो रोने लगती है। ये देखकर सियोक-वू का दिल पिघल जाता है। उसको एहसास होता है कि वो अपने काम के चक्कर में अपनी बेटी का बचपन खो रहा है और सुअन अंदर से कितनी तकलीफ में है। वो फौरन फैसला कर लेता है कि वो सुअन को खुद बुसान ले जाएगा। अगले दिन कार में सियोक-वू सुअन से उसकी रिसाइटल के बारे में बात करता है और उसको जिंदगी की कोई सीख देने की कोशिश करता है कि जब तुम गाना गा रही थी और मैं नहीं था तो तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक उनकी कार एक एम्बुलेंस से टकराने वाली होती है। सियोक-वू फौरन ब्रेक लगाता है। वो दोनों देखते हैं तो मंजर बहुत ही अजीब और खौफनाक होता है। सड़क पर एम्बुलेंस के पीछे एम्बुलेंस का एक पूरा काफिला गुजर रहा होता है। हजारों की तादाद में इमरजेंसी व्हीकल्स एक तरफ जा रही हैं। सियोक-वू हैरानी से उन्हें देखता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये आने वाली बड़ी तबाही का पहला इशारा है। अचानक सुअन की नजर आसमान से गिरते हुए काले धुएं के झरों पर पड़ती है और कार की खिड़की के रिफ्लेक्शन में दूर कहीं एक बड़ी आग जलते हुए नजर आती है। ये माहौल को और खौफनाक बनाने वाला पहला इशारा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त कितना भयानक होने वाला है। जैसे ही वो लोग सियोल स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां बुसान जाने वाली ट्रेन डिपार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। ट्रेन का कंडक्टर अपने केबिन में एंटर होता है और अटेंडेंट्स भी अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर एक बेसबॉल टीम का कोच अपनी टीम के लड़कों को बड़े प्यार से कहता है कि सब लोग आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। लेकिन तभी अचानक उनकी एक चीयर लीडर वहां एंटर होती है और शोर मचाते हुए सबको चीयर अप करने लगती है। माहौल थोड़ा मस्ती भरा और एनर्जेटिक हो जाता है। उसी डब्बे में दो बुजुर्ग बहनें इनगिल और जोंगिल भी सफर कर रही होती हैं। इनगिल बड़े प्यार से अपनी
अपनी बहन जोंग गिल को एक उबला हुआ अंडा ऑफर करती है, जो इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ठीक उसी वक्त सियोक वू और उसकी बेटी सू अन भी ट्रेन में बोर्ड करते हैं। बोर्ड करते ही सियोक वू अपने काम की फिक्र में अपने ऑफिस में फोन लगाता है और उन्हें बताता है कि वो लंच से पहले पहले वापस आ जाएगा। वो अभी भी अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसको इस सफर की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन कहानी में अभी असली ट्विस्ट आने वाला था। ट्रेन के चलने से ठीक पहले अचानक एक लड़की भागते हुए ट्रेन के अंदर एंटर होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बुरी तरह से घबराई हुई लग रही होती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, सुअन की नजर बाहर पड़ती है और वो देखती है कि एक आदमी स्टेशन के एक वर्कर पर बुरी तरह हमला कर रहा है। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और वो मंजर दूर छूट गया। जिस लड़की ने भागकर ट्रेन में एंट्री ली थी, उसकी टांग पर एक खौफनाक कांटे जाने का निशान था। वो लड़की बुरी तरह से जख्मी थी और उसकी हालत नाजुक थी। दूसरी तरफ ट्रेन में सफर कर रहा एक बहुत ही सेल्फिश और घमंडी आदमी योन सुक एक अटेंडेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि एक अजीब सा आदमी ने ट्रेन में जंप किया है और वो काफी देर से बाथरूम में बंद है। योन सुक को सिर्फ अपनी टेंशन थी कि कहीं कोई गंदा आदमी उसके आसपास ना हो। सुअन, जो कि बहुत ही क्यूरियस थी, उसने योन सुक की बात सुन ली और वो यह देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है उस तरफ जाना चाहती है। दूसरी तरफ बाथरूम में बंद वो आदमी अंदर से दरवाजा खटखटाते हुए चीख चीख कर कह रहा था कि सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। लेकिन अटेंडेंट उसकी बात को समझ नहीं पाता। वो समझता है कि शायद ये आदमी नशे में है या पागल है। वो उसको बड़े प्यार से समझाता है कि भाई बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर जिस लड़की की टांग पर बाइट मार्क था, वो लड़की ट्रेन के डब्बे से होते हुए चलती है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ मौजूद मुसाफिरों में से किसी ने BHI उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब अपनी अपनी धुन में मसरूफ थे और उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके बीच में ही बैठी है। सुअन को भी वॉशरूम जाना होता है। वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात सांगहुआ नाम के एक हट्टे कट्टे आदमी से होती है। सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए वॉशरूम के बाहर गार्ड बनकर खड़ा होता है ताकि कोई अंदर न जाए और उसकी वाइफ को परेशानी न हो। वो सुअन को देखकर बड़े प्यार से कहता है कि बेटा, ये वॉशरूम ऑक्यूपाइड है, तुम अगले डब्बे में जाओ, वहाँ दूसरा वॉशरूम है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन की फीमेल अटेंडेंट उस कांपती हुई लड़की को देखती है और फौरन मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करती है। दूसरी तरफ सियोकवू का फोन बजने से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने आसपास देखता है तो उसकी बेटी सुअन वहाँ नहीं होती। तभी उसका असिस्टेंट उसको फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि पूरे मुल्क में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, नेशन वाइड कैओस मचा हुआ है। सियोकवू बिना कुछ सोचे फोन काट देता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फौरन निकल पड़ता है। ट्रेन के डब्बे में मौजूद मुसाफिर टीवी पर चल रही खबरों को देखते हैं, जहां पूरे देश में फैली हुई इस खौफनाक तबाही और कैओस को दिखाया जा रहा होता है। सब लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वो अटेंडेंट अपने चीफ को बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी वो खौफनाक मंजर होता है। वो लड़की जिसकी टांग पर बाइट मार्क था, अचानक झटके खाकर खड़ी हो जाती है। वो पूरी तरह से एक जॉम्बी बन चुकी होती है। उसकी आंखें सफेद और चेहरा खौफनाक हो चुका होता है। ट्रेन का चीफ अटेंडेंट परेशान होकर उस डब्बे की तरफ भागता है क्योंकि उसकी अटेंडेंट कॉल का जवाब नहीं दे रही होती। इधर छोटी सुअन डरकर वॉशरूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। जिस लड़की ने ट्रेन में एंट्री ली थी, वो अब एक खूंखार जॉम्बी बन चुकी होती है। वो अटेंडेंट के पीछे चढ़ जाती है और उसकी पीठ पर बुरी तरह काटना शुरू कर देती है। वो जॉम्बी अटेंडेंट को घसीटते हुए अगले डब्बे में ले जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद बाकी मुसाफिर खौफ से चीखने लगते हैं और फिर मौत का खेल शुरू होता है। वो जॉम्बी आगे बढ़ती है और बेसबॉल टीम के लड़कों पर हमला कर देती है। एक के बाद एक पूरी टीम उस जॉम्बी के हमले का शिकार हो जाती है और वो अटेंडेंट भी जो काटी गई थी, वो भी मौत के बाद जॉम्बी बन जाती है। अब ट्रेन में कयामत आ जाती है। ऑल हेल ब्रेक्स लूज। हर तरफ चीखों और भाग दौड़ का माहौल होता है। चीफ अटेंडेंट जो अगले डब्बे में होता है, वो ये खौफनाक मंजर देखता है और फौरन अगले डब्बे के मुसाफिरों को चीख कर कहता है कि भागो, यहाँ से भागो। इधर सियोकवू बुरी तरह अपनी बेटी सुअन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी को ढूंढने से पहले ही उसकी नजर अगले डब्बे में होने वाली खौफनाक हलचल पर पड़ती है। सुअन भी वॉशरूम के अंदर चीखों की आवाजें सुनती है और डर से कांपने लगती है। डर के मारे लोग भागते हुए सियोकवू और सुअन के आसपास से गुजरते हैं। सियोकवू हैरानी और खौफ से देखता है कि चीफ अटेंडेंट को वो जॉम्बी अटेंडेंट आकर काट लेती है और कुछ ही सेकंड्स में चीफ भी एक जॉम्बी में तब्दील हो जाता है। तभी सुअन वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने पापा के पीछे आती है। सियोकवू फौरन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों की जान बचाने की आखिरी जंग शुरू होती है। वो दोनों भागते हैं और उनके ठीक पीछे जॉम्बीज का एक पूरा पहाड़ ट्रेन के डब्बे में उनका पीछा कर रहा होता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग क्योंग को कहता है कि वो जल्दी करें क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ नजर आ रही होती है। अचानक उनके ठीक सामने एक जॉम्बी एक औरत को बुरी तरह से काट लेता है। सियोंग क्योंग, जो एक बहुत ही नेक दिल औरत है, सांगहुआ से कहती है कि वो उस औरत की मदद करे। सांगहुआ उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। वो जॉम्बी सांगहुआ पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सियोकवू अपनी जान बचाने के लिए अगले डब्बे में भाग जाता है। सांगहुआ किसी तरह उस जॉम्बी को बाथरूम में बंद कर देता है और अपनी वाइफ सियोंग क्योंग को कहता है कि वो भाग जाए। लेकिन तब
तब तक दूसरे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं और माहौल बिल्कुल खौफनाक हो जाता है। ट्रेन के इस डब्बे में बाकी लोग अभी भी टीवी पर चल रही खबरों और इस खौफनाक हलचल को देख रहे होते हैं कि अचानक दूसरे डब्बों से लोग भागते हुए उनके डब्बे में एंटर होते हैं। सियोक वू, जो इस वक्त सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की फिक्र में होता है, वो एक सेल्फिश इंसान की तरह बिहेव करता है और दरवाजा बंद कर देता है बिल्कुल सियोंग क्योंग के चेहरे के सामने। वो सियोंग क्योंग को अंदर नहीं आने देता, लेकिन सांग हुआ एक ताकतवर और हिम्मती आदमी होता है। वो एक ज़ॉम्बी से लड़ता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ उस डब्बे में एंटर हो जाता है और फौरन दरवाजा बंद कर लेता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। तभी सियोक वू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करता है। वो गौर से देखता है कि ये ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलना बिल्कुल नहीं जानते। वो फौरन सांग हुआ को कहता है कि दरवाजा छोड़ दो, ये अंदर नहीं आ सकते। उसको एक और बहुत बड़ी बात समझ आ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ तब हमला करते हैं जब उन्हें कोई दिखता है। इसीलिए सियोंग क्योंग, जो अभी भी डर रही होती है, वो दरवाजे के शीशे को एक कपड़े से ढक देती है। जैसे ही शीशा ढकता है, बाहर खड़े ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदर कोई नजर नहीं आ रहा होता। इधर ट्रेन का कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि वो अगले स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। ये सुनकर योन सुक, जो एक सेल्फिश पॉलिटिशियन है, गुस्से में इंटरकॉम पर कंडक्टर से बहस करता है कि उसको अंदाजा भी है कि ट्रेन के अंदर क्या कयामत आ रही है। कंडक्टर बताता है कि ये ऑनर्डर सीधा कंट्रोल सेंटर से आया है, उनके पास कोई चारा नहीं है। तभी सियोक वू को उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है और अपने बेटे को कहती है कि वो अपनी बेटी सुअन का बहुत ख्याल रखे, लेकिन फोन पर बात करते करते अचानक उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है। सियोक वू समझ जाता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही, लेकिन वो अपनी मासूम बेटी सुअन को ये दर्दनाक बात नहीं बताता और चुप रहता है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है और वो एक स्टेशन के पास से गुजरता है। वहाँ के लोग डर के मारे ट्रेन की खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक देते हैं और मदद के लिए चीखते हैं, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन बेचारों को जिंदा खा जाते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों की रूह कांप जाती है क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनकी जान भी खतरे में है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद मुसाफिरों की सांसें अटक जाती हैं जब ट्रेन के स्पीकर्स पर गवर्नमेंट के एक अफसर का अनाउंसमेंट सुनाई देता है। वो अफसर बताता है कि देश के कई बड़े शहरों में वायलेंट राइट्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। सरकार ने कई बड़े इलाकों को सील कर दिया है। ट्रेन में बैठे मुसाफिर अपने अपने फोन्स चेक करते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी खौफनाक वीडियोस देखते हैं जिनमें लोगों को बुरी तरह अटैक किया जा रहा है। माहौल में खौफ फैल जाता है। अफसर का ऐलान जारी रहता है। वो बताता है कि पूरे मुल्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। वो लोगों को कहता है कि वो फेक न्यूज पर यकीन न करें, घबराएं नहीं और अपने घरों में रहें। वो लोगों को यकीन दिलाता है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ वो अफसर लोगों को तसल्ली दे रहा होता है कि सब ठीक है और दूसरी तरफ शहर आग में जल रहे होते हैं। इधर ट्रेन के अंदर मुसाफिरों ने दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया होता है और वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ट्रेन के बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। सुअन अपने पापा सियोक वू को बताती है कि उसकी माँ का फोन नहीं लग रहा। सियोक वू उसको बिठाता है और खुद माँ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी इन गिल, वो बुजुर्ग बहन जोंग गिल को कहती है कि वो सुअन और सियोक वू के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाए। सुअन, जो कि बहुत ही मासूम और नेक दिल है, वो फौरन अपनी सीट इन गिल को दे देती है। जैसे ही सियोक वू और सुअन वहाँ पहुँचते हैं, सांग हुआ उनको देखता है। सांग हुआ अभी भी गुस्से में होता है क्योंकि सियोक वू ने पहले दरवाजा बंद करके सियोंग क्योंग, सांग हुआ की प्रेग्नेंट वाइफ, को अंदर आने से रोक दिया था। सांग हुआ की नजर में सियोक वू एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। सियोक वू जब देखता है कि सुअन ने अपनी सीट किसी और को दे दी तो वो सुअन को डांटता है। वो उसको कहता है कि तुम हमेशा ऐसी सेल्फलेस क्यों बनती हो? ऐसी खतरनाक सिचुएशंस में तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए, दूसरों का नहीं। सियोक वू का ये लहजा दिखाता है कि वो कैसे अपनी बेटी को इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए सख्त बना रहा है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन का कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि वो एक ऐसे स्टेशन पर रुकने वाले हैं जहां मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया है ताकि उनकी ट्रेन को सिक्योर किया जा सके। ये सुनकर मुसाफिरों की सांसों में सांस आती है कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी सियोक वू की नजर योन सुक पर पड़ती है। योन सुक फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और पता कर रहा होता कि कौन से शहर सेफ हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस स्टेशन पर वो रुकने वाले हैं वो उस सेफ लिस्ट में शामिल नहीं है। सियोक वू को अंदर से खतरा महसूस होता है। वो अपनी बेटी सुअन को वहीं बैठने को कहता है और खुद कॉल करने के लिए अगले डब्बे में चला जाता है। इधर डब्बे में सांग हुआ छोटी सुअन से उसके बाप के बारे में पूछता है। जब सुअन बताती है कि उसका बाप एक फंड मैनेजर है तो सांग हुआ मजाक में कहता है कि इसका मतलब ये आदमी लोगों का खून पीने वाला है। मासूम सुअन भी बड़े प्यार से उसकी बात से एग्री कर लेती है। ये देखकर सांग हुआ की प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग क्योंग माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सुअन को कैंडी ऑफर करती है। फिर वो बड़े प्यार से सुअन का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है कि अपने होने वाले भाई या बहन को हाय बोलो। सुअन जैसे ही अपना हाथ रखती है उसको बेबी की किक महसूस होती है। ये एक बहुत ही इमोशनल और प्यारा सीन होता है जो डर के माहौल में थोड़ी सी खुशी घोलता है। दूसरी तरफ सियोक वू अपने एक क्लाइंट को फोन लगाता है जिसके बारे में उसको लगता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वो उस शहर के बारे में पूछता है जहाँ ट्रेन रुकने वाली है। क्लाइंट बताता
बताता है कि जैसे ही तुम लोग वहाँ पहुँचोगे तुम्हें क्वारंटीन कर लिया जाएगा। सियोक्वू घबरा जाता है और कहता है कि मेरी छोटी बेटी मेरे साथ है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्लाइंट उसको बताता है कि मैं स्क्वायर पर बिल्कुल मत जाना, बल्कि ईस्ट स्क्वायर पर जाना, वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देगा। फोन काटने के बाद सियोक्वू की नजर उसी होमलेस आदमी पर पड़ती है जो पहले भी उस डब्बे में छुपा हुआ था। ट्रेन आखिरकार उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां मिलिट्री का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कोई नहीं था, स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। योन सुक सबसे पहले धक्का मारकर बाहर निकलता है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे भागते हैं, जिसमें सियोक्वू और सुअन भी शामिल होते हैं। बेसबॉल टीम के लड़के भी अपने अपने बेसबॉल बैट्स पकड़े हुए बाहर निकलते हैं। इधर ट्रेन का अटेंडेंट कंडक्टर को उस डब्बे में ले जाता है जहां ज़ॉम्बीज कैद हैं। वहां योन सुक उनसे मिलता है और बताता है कि बुसान उन चंद शहरों में से एक है जो अभी तक सेफ है। वो कंडक्टर को कहता है कि इस इन्फेक्टेड डब्बे को ट्रेन से अलग कर दो, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। कंडक्टर मान जाता है कि वो ट्रेन को सीधा बुसान ले जाएंगे, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो पहले बाहर गए मुसाफिरों को वापस ट्रेन में लाएगा। मुसाफिर सुनसान स्टेशन के अंदर एंटर होते हैं। सियोक्वू अपनी बेटी सुअन को लेकर एक कॉर्डन्ड एरिया में एंटर होता है ताकि वो ईस्ट स्क्वायर की तरफ जा सके। वो होमलेस आदमी भी उनकी बातें सुन चुका होता है और चुपके से उनके पीछे पीछे चला जाता है। सुअन अपने पापा से कहती है कि वो बाहर मौजूद बाकी लोगों को बता दे कि ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन सियोक्वू उसको मना कर देता है। सुअन बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसका बाप दूसरों की जान की फिक्र नहीं कर रहा। बाकी मुसाफिर एस्केलेटर से नीचे उतरने लगते हैं। सांग हुआ को स्टेशन में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ठीक उसी वक्त हॉलवे के आखिरी हिस्से में एक आदमी नजर आता है। होमलेस आदमी उसके पीछे भागता है और सियोक्वू भी उनका पीछा करता है और सुअन को वहीं रुकने को कहता है। जैसे ही मुसाफिर एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ खड़ी मिलिट्री वो सब के सब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। फौरन ही वो ज़ॉम्बी आर्मी मुसाफिरों पर हमला कर देती है। कयामत का मंजर होता है, हर तरफ चीखें और खून ही खून होता है। सांग हुआ वक्त की नजाकत को समझ जाता है। वो फौरन अपनी वाइफ सियोंग क्योंग को पकड़ता है और दोनों एस्केलेटर की सीढ़ियों पर वापस चढ़ने लगते हैं ताकि बच सकें। इधर सियोक्वू को उसके क्लाइंट का फोन आता है। क्लाइंट घबराई हुई आवाज में कहता है कि वो अपने आदमियों तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी अचानक उस ऑफिसर के पीछे एक ज़ॉम्बी आता है और उसको बुरी तरह काट लेता है। होमलेस आदमी फिसल जाता है और मजीद ज़ॉम्बीज आकर उस ऑफिसर को जिंदा खा जाते हैं। सियोक्वू फौरन वापस सुअन की तरफ भागता है। सुअन एक ज़ॉम्बी के हमले का शिकार होने वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त सांग हुआ वहाँ पहुंच जाता है और उस मासूम बच्ची की जान बचा लेता है। सियोंग क्योंग सुअन को अपनी गोद में उठा लेती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। बेसबॉल टीम के लड़के एक दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं लड़के दरवाजा बंद कर देते हैं। सियोक्वू एक ज़ॉम्बी से बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी वो होमलेस आदमी उसकी मदद करता है और दरवाजे की तरफ भागता है। सांग हुआ दरवाजा खोलता है और सियोक्वू के लिए खुला रखता है। सब मिलकर दरवाजे को जोर से पुश करते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। सियोंग क्योंग ट्रेन की तरफ भाग रही होती है कि उसकी नजर पड़ती है कि कुछ मुसाफिर ट्रेन के बाहर ज़ॉम्बी हॉर्ड के हमले का शिकार हो रहे हैं। वो भी सीढ़ियों से नीचे भागती है और दूसरी तरफ से ट्रेन में एंटर होती है। लेकिन कहानी में अभी सबसे भयानक ट्विस्ट बाकी था। स्टेशन में मौजूद ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड ट्रेन की खिड़कियों को जोर से तोड़ता है और सीधा ट्रेन के अंदर आ गिरता है। अब ट्रेन के अंदर भी मौत का खेल शुरू हो चुका था। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक ज़ॉम्बी जोंग गिल के ऊपर आकर गिर जाता है, लेकिन किस्मत से वो इतना बुरी तरह से टूट चुका होता है कि वो उसको काट नहीं पाता। सियोंग क्योंग और सुअन दूसरी बहन इन गिल को पकड़कर उल्टे डायरेक्शन में भागने लगती हैं, जबकि वो ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा होता है। जोंग गिल को एक अटेंडेंट और वो चीयर लीडर बचा लेती हैं। वो तीनों भागकर बिल्कुल आखिरी वक्त पर ट्रेन में एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरी बहन जोंग गिल, छोटी सुअन और प्रेग्नेंट सियोंग क्योंग एक और डब्बे में एंटर होती हैं और ज़ॉम्बीज के पहुंचने से ठीक पहले वो होमलेस आदमी को भी अंदर ले लेती हैं। अब ज़ॉम्बीज ट्रेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। योन सुक जो हमेशा की तरह सिर्फ अपनी जान की फिक्र में होता है, अटेंडेंट को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो फौरन ट्रेन चलानी होगी। चीयर लीडर रोने लगती है और कहती है कि हम ट्रेन नहीं चला सकते क्योंकि मेरे दोस्त अभी भी बाहर हैं। लेकिन अटेंडेंट कंडक्टर को कॉल करता है और उसको फौरन ट्रेन डिपार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। उधर सांग हुआ आखिरकार दरवाजा लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है। ठीक उस वक्त जब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। भागते हुए लोग देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ी है और वो और तेज भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं बेसबॉल टीम के 2 लड़कों को ज़ॉम्बीज आकर काट लेते हैं। आखिरी बचा हुआ लड़का डर के मारे वहीं जम जाता है। सियोक्वू फौरन उसको उठाता है और भागने पर मजबूर करता है और कुछ ही सेकंड्स में वो तीनों ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। सांग हुआ थोड़ा पीछे रह जाता है। सियोक्वू उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सांग हुआ उसका हाथ पकड़ने के बजाय एक बैटन और शील्ड उठा लेता है ताकि वो पीछे से आते हुए ज़ॉम्बीज को रोक सके। आखिरकार वो भी ट्रेन के अंदर आ जाता है। उधर ट्रेन का कंडक्टर कंट्रोल सेंटर को कॉल करता है और पूछता है कि बुसान जाने का रास्ता साफ है या नहीं। कंट्रोल सेंटर वाले उसको वहां जाने की सलाह देते हैं, लेकिन कंडक्टर उनको कहता है कि जैसे ही स्टेशन से कोई कांटेक्ट हो उसको फौरन इन्फॉर्म
इन्फॉर्म किया जाए। दूसरी तरफ सियोंग क्योंग और बाकी लोग 2 जॉम्बी इन्फेक्टेड डब्बों के बीच में फंस जाते हैं। अचानक सियोंग क्योंग की नजर एक खुले वॉशरूम पर पड़ती है। वो बाकी सबको इशारा करती है कि जल्दी अंदर आओ। जैसे ही सब अंदर एंटर होते हैं और सियोंग क्योंग अंदर कदम रखती है, वहाँ पहले से मौजूद एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे को पकड़ कर रखती है, लेकिन तभी बाहर से बाकी जॉम्बीज भी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। ट्रेन के दूसरे हिस्से में कुछ लोग दरवाजों के शीशे को कपड़ों से ढक रहे होते हैं। तभी कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि अब ट्रेन सीधा बुसान जाएगी। इधर चीयर लीडर को आखिरी बचा हुआ बेसबॉल प्लेयर कॉल करता है। वो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे साथ के बाकी सब दोस्त मर चुके हैं, कोई नहीं बचा। ठीक उसी वक्त सियोक्वू अपनी बेटी सुअन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसको सांग हवा की आवाज सुनाई देती है, जो फोन पर सुअन से बात कर रहा होता है। सुअन बताती है कि वो कार नंबर 13 के वॉशरूम में कैद है। दूसरी तरफ बेसबॉल प्लेयर उनको बताता है कि बाकी लोग कार नंबर 15 में हैं। अब तीनों मर्द सियोक्वू, सांगह्वा और बेसबॉल प्लेयर बाकी लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांगह्वा एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाता है। वो खुद सबसे आगे रहेगा, बीच में बेसबॉल प्लेयर रहेगा और सियोक्वू सबसे पीछे रहेगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीनों मर्द सियोक्वू, सांगह्वा और बेसबॉल प्लेयर एक आखिरी प्लान बनाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि ट्रेन किसी टनल, सुरंग में एंटर हो। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में एंटर होती है तो ये तीनों ट्रेन के टनल से निकलने का इंतजार करते हैं। जब ट्रेन टनल से निकल जाती है और पूरे तरह रोशनी हो जाती है तो तीनों अगले डब्बे का दरवाजा खोलते हैं और जॉम्बीज इन्हें देखकर इन पर हमला कर देते हैं। अब इन तीनों के पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होता। सांगह्वा अपनी खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी हथियार के बेयर हैंड्स जॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। सियोक्वू उसकी साइड से मदद करता है और वो बेसबॉल प्लेयर अपने बैट डंडे को हथियार की तरह यूज करके उनका साथ देता है। ये तीनों एक ऐसी अनस्टॉपेबल टीम बन जाते हैं जो मौत से लड़ रही है। लेकिन जब वो अगले डब्बे में एंटर होते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डब्बा उन्हीं की बेसबॉल टीम के जॉम्बीज से भरा हुआ था। ये मंजर देखकर वो बेसबॉल प्लेयर डर के मारे वहीं जम फ्रीज जाता है। सांगह्वा फौरन उसको धक्का देकर पीछे करता है और खुद उन जॉम्बी प्लेयर्स से लड़ने लगता है। सियोक्वू भी वहां से एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और उनका मुकाबला करता है। दोनों मर्द जॉम्बीज के साथ बुरी तरह से उलझ डेडलॉक जाते हैं और वो बेसबॉल प्लेयर डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। तभी ट्रेन एक और टनल में एंटर होती है। अंधेरे की वजह से जॉम्बीज अचानक अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। उन्हें दिखना बंद हो जाता है। सियोक्वू फौरन अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करता है। वो अपने बैट को जिम पर बजाकर एक आवाज निकालता है। जॉम्बीज उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये तीनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है, रोशनी में जॉम्बीज फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। वो तीनों थक कर डब्बों के बीच में सांस लेने लगते हैं। तभी सियोक्वू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बताता है कि जब ट्रेन टनल के अंधेरे में हो तो वो अपने फोन्स को डिकॉय चारा की तरह यूज कर सकते हैं। वो अंधेरे डब्बे में एंटर होते हैं जहां जॉम्बीज उन्हें देख नहीं सकते। सियोक्वू सांगह्वा का फोन डब्बे के आखिरी हिस्से में फेंक देता है और उसको कॉल करता है। फोन की रिंगटोन सुनते ही सारे जॉम्बीज उस फोन की तरफ भागते हैं और ये तीनों बिना लड़े वहां से निकल जाते हैं। आखिरकार वो लोग कार नंबर 13 के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं जहां सुअन, सियोंग क्योंग और बाकी लोग कैद थे। सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर बेसबॉल प्लेयर कार नंबर 15 में एक और वॉशरूम ढूंढ लेता है। सियोक्वू अब टनल के आने और जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेता है। वो बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड चीयर लीडर को टेक्स्ट करता है कि वो जिंदा हैं और जल्द ही उनके डब्बे में पहुंचेंगे। चीयर लीडर ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और बाकी लोगों को बता देती है। लेकिन योन सुक, जो हमेशा की तरह सेल्फिश होता है, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है कि कहीं वो लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत एग्री हो जाते हैं। यहाँ तक कि अटेंडेंट भी योन सुक का साथ देता है और उन्हें अंदर आने से रोक देता है। योन सुक का ये एटीट्यूड दिखाता है कि वो किसी की जान की परवाह नहीं करता, बस अपनी जान बचाना चाहता है। जब ट्रेन अगले टनल में एंटर होती है तो सब लोग वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा मसला था कि उन्हें ज़ॉम्बीज के डब्बे से गुजरना था। इसके लिए वो एक खतरनाक जुगाड़ करते हैं। वो सब लोग डब्बे के ऊपर लगे लगेज रैक्स, सामान रखने की जगह पर रेंगते क्रॉल हुए आगे बढ़ने लगते हैं। नीचे ज़ॉम्बीज उनके पैरों को देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। सियोक्वू अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता डाइवर्ट है और इस तरह सब लोग किसी तरह नीचे उतरकर महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो लोग अगले डब्बे की तरफ बढ़ते हैं। अचानक वो होमलेस आदमी जमीन पर गिर जाता है और सियोक्वू फौरन उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। दोनों उस डब्बे में फंस जाते हैं और तभी सियोक्वू काउंटडाउन शुरू करता है ताकि वो भाग सकें। लेकिन तभी बदकिस्मती से वो होमलेस आदमी जमीन पर पड़े एक सोडा कैन कोल्ड ड्रिंक के डब्बे पर पांव रख देता है। डब्बे से कच की आवाज आती है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह भागकर अगले डब्बे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे के बीच में फंस जाता है। दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता। सांगह्वा अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ कर रखता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड चीयर लीडर को कॉल करता है जो कार नंबर
नंबर 15 में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार 15 का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया है। योन सुक और बाकी सेल्फिश लोगों ने अंदर से दरवाजा सील कर दिया है और वो चीयरलीडर को जबरदस्ती रोक रहे हैं ताकि वो उन लोगों को अंदर न आने दे। सियोक-वू आगे बढ़कर सांग-हवा की मदद करता है और बेसबॉल प्लेयर दूसरी तरफ से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खौफनाक लम्हा आ जाता है। एक ज़ॉम्बी आगे बढ़कर सांग-हवा को बुरी तरह काट लेता है। आखिरकार वो लोग दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बेसबॉल बॉय अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन योन सुक अंदर से दरवाजे को जोर से पकड़ कर रखता है। जब बाकी मर्द उसकी मदद करते हैं तो अंदर से जोंगिल और चीयर लीडर उन लोगों से लड़ने लगती है। सियोंग क्योंग रोते हुए अपने शौहर सांग-हवा की तरफ बढ़ती है, लेकिन सांग-हवा उसको दूर रहने का इशारा करता है। वो कहता है कि वो थक चुका है और अब उससे ज्यादा नहीं लड़ा जा सकता। सांग-हवा सियोक-वू से कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना। सियोक-वू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है आई एम सॉरी। अचानक दरवाजा टूटने लगता है और उन्हें भागना पड़ता है। सांग-हवा आखिरी दम तक लड़ता रहता है और ज़ॉम्बीज़ को रोक कर रखता है ताकि बाकी लोग बच सकें। बाकी लोग अगले डब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर एंटर हो जाते हैं। सियोक-वू अपनी बेटी सू-अन और सियोंग क्योंग को पकड़कर अंदर खींचता है, लेकिन वो इनगिल बुजुर्ग बहन तक नहीं पहुंच पाता। सियोक-वू फौरन दरवाजा बंद कर लेता है। अब सियोक-वू का गुस्सा फट पड़ता है। वो फौरन योन सुक पर हमला करता है और उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कंजीर बास्टर्ड हो। योन सुक भी घबराने के बजाय ऊंची आवाज में कहता है कि सियोक-वू इन्फेक्टेड हो चुका है। अटेंडेंट उन सबको कहता है कि वो लोग वेस्टिब्यूल डब्बे के बाहर वाले हिस्से में चले जाएं। कार 15 के बाकी पैसेंजर्स चीख कर उनको बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो होमलेस आदमी आगे बढ़ता है। चीयर लीडर उन सेल्फिश लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो बेसबॉल प्लेयर के पास चली जाती है। सियोंग क्योंग छोटी सुअन को कहती है कि उन्हें भी वहां से जाना चाहिए और सियोक-वू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंदी हरकत होती है। कार 15 में मौजूद वो सेल्फिश पैसेंजर्स उनको अंदर से वेस्टिब्यूल दरवाजे के बाहर वाले हिस्से में कैद करके दरवाजा सील कर देते हैं। इधर जोंग गिल वो बुजुर्ग बहन दरवाजे के शीशे के उस पार अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बहन इन गिल को देखती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर जोंग गिल का दिल टूट जाता है। वो किसी को रोकने का मौका दिए बिना रोते हुए दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बीज़ का एक खौफनाक तूफान कार 15 में दाखिल हो जाता है। ये उन्हीं सेल्फिश लोगों का कर्मा था जो अब ज़ॉम्बीज़ के हवाले हो चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेन का कंडक्टर बुसान की सिचुएशन के बारे में पता करने के लिए कंट्रोल सेंटर को कॉल करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वो दूर से देखता है कि बुसान शहर में आग की लपटें जल रही हैं, यानी बुसान भी अब सेफ नहीं रहा। इधर सियोक-वू आखिरकार अपनी बेटी सू-अन से दिल की बात करता है। वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसका बर्थडे उसकी माँ के पास ही मनाएगा और उसकी माँ से जरूर मिलवाएगा। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। थोड़ी देर बाद सियोक-वू को उसके असिस्टेंट का फोन आता है। असिस्टेंट बताता है कि बुसान में सबसे बेस्ट डिफेंस है और वो वहाँ पहुँच जाए, लेकिन साथ ही असिस्टेंट एक बहुत बड़ी और खौफनाक सच्चाई बताता है कि ये वायरस असल में उनकी अपनी कंपनी की वजह से शुरू हुआ था। सियोक-वू को अपनी कंपनी की लालच की वजह से इस कयामत का एहसास होता है। अचानक ट्रेन में जोर का ब्रेक लगता है क्योंकि आगे ट्रैक पर एक रुकावट है। कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि वो बाकी बचा हुआ लोगों को बुसान पहुंचाने के लिए एक दूसरी ट्रेन ढूंढेगा। उधर योन सुक और अटेंडेंट ज़ॉम्बी अटैक से बच निकले हैं। कंडक्टर सबसे पहले एक ट्रेन चेक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ से भरी होती है, इसलिए वो एक और ट्रेन ढूंढने निकल पड़ता है। सियोक-वू बाकी बचा हुआ लोगों को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और बुसान जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कंडक्टर लगातार दूसरी ट्रेन ढूंढता रहता है और आखिरकार उसको एक खाली ट्रेन मिल जाती है। वो उसको मूव करने लगता है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। योन सुक और अटेंडेंट एक वॉशरूम में फंस चुके होते हैं। योन सुक जो हमेशा से एक बहुत ही कंजीर और सेल्फिश इंसान था, अटेंडेंट को कहता है कि वो पहले बाहर जाए, लेकिन जैसे ही अटेंडेंट बाहर निकलता है, योन सुक उसको जोर से धक्का देकर ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है ताकि वो खुद बच सके। एक इंसानियत की ऐसी मिसाल जो रोंगटे खड़े कर दे। ठीक उसी वक्त एक जलती हुई ट्रेन का डब्बा हवा में उड़कर उन सर्वाइवर्स के पास आकर गिरता है, जहां सियोक-वू, सू-अन, सियोंग क्योंग और बाकी लोग मौजूद होते हैं। इस खौफनाक हादसे की वजह से आग और धुएं का माहौल बन जाता है और सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल प्लेयर किसी तरह चीयर लीडर को ट्रेन के अंदर ले आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योन सुक वहां एंटर होता है और एक ऐसी कंजीर हरकत करता है कि वो चीयर लीडर को कुर्बान कर देता है और बेसबॉल प्लेयर को अकेला ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए छोड़कर भाग जाता है। बेसबॉल प्लेयर किसी तरह उस ज़ॉम्बी से छूटता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके आर्म्स में ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और उसको काट लेती है। दूसरी तरफ सू-अन अपने पापा सियोक-वू को उठाती है। वो तीनों सियोक-वू, सियोन क्योंग और सू-अन और वो होमलेस आदमी एक ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन कार के नीचे फंस चुके
चुके होते हैं। इधर योनसुक भागते हुए चल रही ट्रेन की तरफ जाता है। कंडक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन योनसुक उसको भी धक्का देकर पीछे छोड़ देता है। ट्रेन कार लगातार टूट रहा होता है। सियोक-वू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वो बाकी लोगों को बाहर खींचने लगता है, रास्ता बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ ट्रेन कार की खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी वो होमलेस आदमी, जिसे पूरी मूवी में लोगों ने इग्नोर किया था, आज सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बीज़ को रोकता है ताकि लड़कियां बच सकें। सियोक-वू किसी तरह रास्ता बनाता है और लड़कियों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो होमलेस आदमी ज़ॉम्बीज़ के हवाले हो जाता है। अब सियोन क्योंग, सियोक-वू और सुअन ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचते हुए चल रही ट्रेन का पीछा करते हैं। स्टेशन के सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन की तरफ भागते हैं। वो तीनों किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे पीछे ट्रेन पर आ जाते हैं और ट्रेन को पकड़कर लटके रहते हैं। सियोक-वू बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेन से नीचे फेंकता है। अब वो तीनों कंडक्टर को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें केबिन में आधा ज़ॉम्बी बना हुआ योनसुक मिलता है। वो किसी तरह दरवाजा खोल देता है। सियोक-वू उसको वार्न करता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन तब तक योनसुक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और उन पर हमला कर देता है। सियोक-वू उससे लड़ता है और सियोन क्योंग उसको पीछे से खींचती है। योनसुक सियोक-वू को काट लेता है। सियोक-वू गुस्से में योनसुक को ट्रेन से बांधकर नीचे फेंक देता है, लेकिन अब सियोक-वू को एहसास होता है कि वो भी काट दिया गया है। उसके पास वक्त बहुत कम है। वो दोनों लड़कियों को केबिन के अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि ट्रेन के ब्रेक्स कैसे चलाने हैं। वो सुअन को कहता है कि तुम सियोन क्योंग के साथ बुसान चले जाओ, वहाँ तुम महफूज हो। सुअन रोते हुए उसको छोड़ने से इनकार करती है, लेकिन सियोक-वू उसको जबरदस्ती छोड़ देता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उसको अपनी बेटी के पैदा होने वाला दिन याद आता है। वो एक आखिरी बार मुस्कुराता है और चल रही ट्रेन से कूदकर अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। आखिर में सियोन क्योंग और सुअन को ट्रेन से उतरना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक पर एक ब्लॉकेड है। वो मलबे और लाशों के बीच से पैदल गुजरते हैं और एक अंधेरे टनल में एंटर होती है। टनल के दूसरी तरफ मिलिट्री तैनात होती है। एक स्नाइपर उनको निशाना बनाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदा हैं या ज़ॉम्बी। ऊपर से उन्हें मारने का ऑर्डर आ जाता है। तभी अचानक सुअन अपनी स्कूल रिसाइटल वाला गाना गाने लगती है। ये सुनकर सोल्जर्स को यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि जिंदा बचे हुए लोग हैं, और इस तरह से एक बाप की कुर्बानी और एक मासूम बच्चे की आवाज ने उनकी जान बचा लेती है।